This content is used for educational purposes under fair use. Copyright disclaimer under Section 107 allows use for criticism, teaching, and research. All rights belong to the respective हेलो एंड owners. वेलकम Thank यू टू you. विज्ञान रिचार्ज। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये बात पता होगी कि भारत अभी तक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बना है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या कोई देश गरीबी में रहकर डेवलप हो सकता है? तो जवाब है नहीं। देखो, डेवलप होने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा आखिर आता कहां से है? क्योंकि अगर नोट छाप के अमीरी आती तो ये काम दुनिया का हर देश कर चुका होता। तो भैया सच ये है कि पैसा हवा में पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई साहब ऐसा ही होता है। अब क्योंकि हवा में पैसा पैदा करना बहुत मुश्किल है, तो ये काम दुनिया का हर देश नहीं कर सकता। आज जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का कारोबार कहते हो, असल में इसी ने आज ही करेंसी को पैदा किया है। देखो, आज से कई सौ साल पहले लोग सामान के बदले सामान देते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे कि मेरे पास नमक है, आटा नहीं है, आपके पास आटा है तो नमक नहीं है। अब मैं आपको नमक दूंगा, आप मुझे आटा दोगे, दोनों काम चल जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब मेरे को आटे की जरूरत ही ना हो, लेकिन आपको नमक की जरूरत हो? ऐसी स्थिति में हम व्यापार नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या ये थी कि कितने नमक के बदले में कितना आटा मिलेगा, ये कौन तय करेगा? फिर अगर किसी को आटे या नमक के बदले में कोई गाय, भैंस या कोई जानवर खरीदना हो, तो भैया इतना सारा नमक और इतना सारा आटा ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी बहुत बड़ी सरदर्दी थी। इसके बाद ये ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लें जिसकी जरूरत दोनों को हो, जिसे आप भी ले सको और मैं भी ले सकूं। और यहाँ से पैदा हुई करेंसी, यानी कि सोने, चांदी, लोहे और अलग अलग धातुओं के सिक्के छपने शुरू हो गए। अब यहाँ भी तीन समस्याएं पैदा हो गई। पहली, सिक्कों की चोरी। दूसरा, धातु का वजन, यानी कि अगर कोई बड़ा पेमेंट करना हो तो बोरी भर के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते। और भैया तीसरी समस्या थी कि मान लो कि आप भारत में रहते हो, मैं में रहता हूं, तो मेरे देश में आपके सिक्के ना चलेंगे। तो यहाँ से एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो दोनों के देश में या हर देश में चल सके, और वो था सोना। लेकिन फिर आया सोने की चोरी का डर, तो देश में लोग सुनार या साहूकार के पास सोना जमा कराने लगे। अब भैया सुनार या साहूकार ने लोगों को कागज पर लिख कर दे दिया कि मेरे पास फलाने आदमी का इतना सोना जमा है। अब जब भी किसी को सोने की जरूरत पड़ती तो वो उस कागज को सुनार के पास लेकर जाता और अपना सोना ले लेता। लेकिन फिर लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि क्यों ना इसी कागज के वादे को एक दूसरे को देकर व्यापार कर लिया जाए, और ये सुनार एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इन्होंने आपस में बात करी और कहा कि भैया अगर तेरा लिखा हुआ वादा कोई मेरे पास लेकर आता है तो मैं उसे सोना दे दूंगा, और अगर मेरा वादा तेरे पास आता है तो तू भी उसे सोना दे दियो, हम अपना हिसाब आपस में बाद में कर लेंगे। और यही कागज के वादे दुनिया की पहली करेंसी के रूप में चलने शुरू हुए। यही थी पुराने जमाने की बैंकिंग, यानी कि एक अनरेगुलराइज्ड ट्रांजैक्शन। और हवाला में भी तो यही होता है, दुबई में पैसा जमा करो और दिल्ली में बैठे हुए एजेंट से कैश ले लो। अब हवाला पे फिर कभी बात करेंगे, आगे सुनो। अब ये जो कागज के वादे इधर से उधर हो रहे थे, इसी को अलग अलग देशों की सरकार ने पकड़ लिया और कागज के नोट छापकर अपने देश की जनता को दे दिए। आपके हर नोट पर साफ साफ लिखा है आई प्रॉमिस, यानी कि नोट एक वादा ही है, और इन वादों को आज के समय बैंक सेटल करता है। अब आपको बताता हूँ कि पैसा हवा में बनता कैसे है। मान लो कि आपने बैंक में 10 रुपए जमा कराए। अब बैंक ने आपको उसके ऊपर 1 रुपए ब्याज दिया। फिर बैंक ने उस 10 रुपए में से 9 रुपए का लोन दे दिया। अब लोन लेने वाला लगभग 1.5 रुपए का ब्याज बैंक को देगा, जिससे आपका 1 रुपए का ब्याज और बैंक के खर्चे और कमाई दोनों निकल जाएंगे। अब ये भाई साहब जिन्होंने 9 रुपए का लोन लिया है, ये 9 रुपए की गाड़ी खरीद के लाएंगे। उदाहरण दे रहा हूँ तो उदाहरण की तरह ही लेना। अब भाई साहब ने 9 रुपए दे दिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी को, उस कंपनी ने ये 9 रुपए उस बैंक में जाकर जमा करा दिए। अब कमाल की बात तो ये है कि बैंक में जमा हुए थे शुरू में 10 रुपए, जो अभी भी जमा है, लेकिन 9 रुपए घूमकर वापस बैंक में आ गए, यानी टोटल हो गए 19 रुपए। लेकिन जिस आदमी ने लोन लिया था अभी 9 रुपए उसे भी देने हैं, तो अब ये बन गए 28 रुपए। लेकिन असलियत में अभी भी पैसे 9 ही रुपए हैं, लेकिन हिसाब किताब में ये बन चुके हैं 28, और इसी को टोटल मनी इन सर्कुलेशन कहा जाता है। इस तरह से हवा में पैसा बनता है। अब देखो, इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना हम सामान या सेवाएं पैदा करेंगे, यानी कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वहां पर उतना ही ज्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा और वो देश उतना ही अमीर बनेगा। लेकिन भैया बिजनेस करने के लिए चाहिए बिजनेस करने का माहौल, पर हमारे देश में बिजनेस का मॉडल अलग ही लेवल पर काम करता है। सोचो, सरकार को एक हाईवे बनाना है, टेंडर निकला, किसको मिला? जिसने पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा डोनेशन दिया। हमें कैसे पता? ये रिपोर्ट देख लो। पढ़ने के लिए दे दूंगा, आराम से पढ़ लेना। अब जरा ये सोचो कि डोनेशन का पैसा कहां से वसूल होगा? जाहिर सी बात है, घटिया माल लगाकर। भैया फिर सड़क टूट गई, नया टेंडर निकला, उसी आदमी को मिला जिसने पिछले बार घटिया माल लगाया था। अब जरा ये सोचो कि जब एक ही कंपनी को ठेके मिलते रहेंगे तो भैया बाकी कंपनियों का क्या होगा? वो लड़ नहीं सकती, जीत नहीं सकती, शिकायत नहीं कर सकती। मतलब कंपटीशन खत्म, इनोवेशन खत्म, नौकरियां खत्म। अब जो बिजनेस हाउस किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देगा, जाहिर सी बात है कि वो लोन माफी की उम्मीद भी करेगा, यानी कि हमारी मेहनत की कमाई पर लगे हुए टैक्स का पैसा सरकार बिजनेस हाउसेस को पकड़ा
लौटा देती है कि बेटा जाओ ऐश करो। अब सवाल आता है कि आखिर इन सब के बारे में कोई खुलकर बोलता क्यों नहीं है? तो भैया सुनो, एक बड़ा न्यूज चैनल है प्राइम टाइम पर डिबेट चलाता है, मंदिर की, मस्जिद की, नेता की रैली की, अपोजिशन की गाली की, लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि शहर में पिछले 5 साल में कितने उद्योग खड़े हुए। कभी ये नहीं पूछा जाता कि बैंक का एनपीए कहां गया। लेकिन क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि भैया उस न्यूज चैनल का मालिक वही है जिसकी कंपनी का लोन माफ हुआ है और जिसको सरकार ने बार बार टेंडर दिया है। तो ये है पूरा ट्रायंगल। बिजनेसमैन नेता को पैसा देता है, नेता बिजनेसमैन को पॉलिसी देता है और भैया मीडिया हम तक ये सब पहुंचने से रोकता है। मतलब ध्यान भटकाने वाली न्यूज चलाता है। हम बीच में खड़े हैं और हमें सबने चारों तरफ से घेर रखा है। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि कम से कम विपक्ष को तो जनता की आवाज उठानी चाहिए। हमारा विपक्ष आखिर करता क्या है? भैया संविधान खतरे में है, ईवीएम हैक हो सकती है, वोट चोरी हो चुका है और जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन से, वो संसद में खड़े होकर ये मांग रहे हैं। जरा ये सुनो। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। ये जाति जनगणना, इससे देश बदल जाएगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। अब देखो, आपके मन में सवाल आएगा तो क्या भारत कभी डेवलप नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल होगा, उसका भी रास्ता है। लेकिन वो बताने से पहले मैं एक गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। आपने अक्सर चुनाव के समय ये सुना होगा, मतलब सरकारी नौकरियों के मुद्दे को उठते हुए देखा होगा। लेकिन ये मुद्दा तभी क्यों उठाया जाता है जब चुनाव आता है? क्योंकि भैया हमें ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी का मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कर लो कि सरकारी नौकरी देश की तरक्की में कोई योगदान करे। मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन इससे देश के तो हालात ना बदलने वाले। आप ये उदाहरण देखो जरा। मान लो कि दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश, और दोनों 50-50 हजार की सैलरी लेते हैं। रमेश है सरकारी क्लर्क, उसकी सैलरी आती है टैक्स से, मतलब आपकी जेब से। अब रमेश ने वो पैसा खर्च किया, मतलब मोबाइल ली, गाड़ी ली, घर लिया, ये पैसा चारों तरफ घूमा। अब भैया सुरेश काम करता है फैक्ट्री में, उसे जो सैलरी मिलती है वो मिलती है उसकी फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए सामान से। मतलब फैक्ट्री में सामान बना, वो एक्सपोर्ट हुआ, बाहर से पैसा आया, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आया, मतलब कुल मिलाकर एक नया पैसा क्रिएट हो गया। अब सुरेश ने भी 50,000 रुपए खर्च करे। अब यहाँ पर दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन दोनों की सैलरी का देश की तरक्की पर असर अलग है। सरकारी नौकरी से देश में कोई नया पैसा क्रिएट नहीं होता, बल्कि पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में चला जाता है। जबकि प्राइवेट नौकरी से जो प्रोडक्शन हुआ, उस सामान ने, उस क्रिएशन ने एक नए पैसे को जन्म दे दिया। अगर पैसा एक जेब से दूसरी जेब में चला जाएगा और नया पैसा क्रिएट नहीं होगा, तो इससे आपको सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी। आप गाड़ी ले लोगे लेकिन सड़कें अच्छी नहीं मिलेंगी। आप घर ले लोगे लेकिन साफ हवा, साफ पानी, सीवर की सुविधा, अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर ये आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो टैक्स का पैसा सरकार को इन चीजों पर खर्च करना चाहिए था, वो तो सैलरी देने में खर्च हो गया। लेकिन मान लो कि सरकार ने फिर भी 2 करोड़ सालाना नौकरी बांट दी, तो भैया हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की हालत तो आपको पता ही है कि वो कैसे काम करते हैं। अब ये लोग एक वसूली गैंग की तरह भ्रष्टाचार करेंगे और सिस्टम से पैसा लूटेंगे। सरकार के पास वो सारे हथकंडे मौजूद हैं जिससे किसी भी अधिकारी की 24 घंटे में पूरी की पूरी कुंडली खंगाल कर निकाली जा सकती है। अब जिसकी भी कुंडली में गड़बड़ मिले, उस अफसर को भैया रिटायर करो, घर भेजो और फिर आराम आराम से पब्लिक रिलेशन वाली नौकरियों को घटाते चले जाओ। मतलब जैसे बिजली, पानी, घर का नक्शा पास करना या फिर लाइसेंस वगैरह, मतलब कोई भी ऐसा काम जहां पर सारे कागज सही होते हुए भी सरकारी आदमी फाइल को रोक कर बैठ जाए, उसकी जगह पर एक कंप्यूटर बैठा दो। अब ना तो ये रिश्वत लेगा और ना ही इसको सैलरी देनी पड़ेगी और एक आम आदमी घर बैठकर अपने काम को आसानी से करवा पाएगा। अब ऐसा करने से सरकार का पैसा बचेगा जो देश की तरक्की में लगाया जा सकता है। भाई साहब, एक डेवलप देश का काम है प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, इनोवेशन के लिए फंड करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नई नौकरियां क्रिएट करता है, मतलब नए पैसे को जन्म देता है। हम लोग लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारी है। आप आज की जनरेशन से बात करके देखो, ज्यादातर लोग देश छोड़कर बाहर जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि देश में एजुकेशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट नौकरियां नहीं है। यहाँ लोगों की जान की कीमत नहीं है, बिना रिश्वत के काम नहीं होते। भाई साहब, काम धंधा खोलने जाओ तो लोन नहीं है, क्योंकि अगर आपको लोन चाहिए तो भैया 10% का हिस्सा मैनेजर को चाहिए। बिना दान दक्षिणा दे तो यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता। जिसके पास पावर है वो अपने आप को खुदा समझता है, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं है। और भैया सबसे बड़ी चीज, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो दशकों तक उसके लिए इंसाफ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी को देश से बाहर जाकर बेहतर जीवन जीने का मौका मिल जाए तो वो क्यों चूकेगा? देखो, पर्सनली मैं देश छोड़कर बाहर जाने वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये जैसा भी है मेरा अपना देश है, यही तो मेरी पहचान है। तो भैया सिस्टम से भागने के बजाय क्यों ना इस सिस्टम को ठीक किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें वो तो आराम से जिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार वो नहीं है जिसकी उम्मीद में हमने हर 5 साल में सरकार को चुना है।
देखो सबसे पहली है बिजली, क्योंकि अगर बिजली महंगी होगी तो उत्पादन की लागत बढ़ेगी, अगर लागत बढ़ गई तो प्रोडक्ट महंगा होगा, अगर प्रोडक्ट महंगा हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा, मतलब माल नहीं बिकेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि भैया हमारे यहाँ शायद उत्पादन कम होता होगा। नहीं भाई साहब, भारत तो अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है, समस्या उत्पादन की तो है ही नहीं। तो फिर समस्या कहाँ है, आओ समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा मुफ्त की बिजली योजना। वैसे तो ये पहले से ही हर राज्य में चलती थी, लेकिन एक पार्टी के द्वारा दिल्ली में इसको ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया गया कि उसके बाद देश ने इसको पकड़ लिया कि वोट कमाने का ये सबसे बढ़िया जरिया है। भैया चुनाव आते हैं, मुफ्त की बिजली योजना आती है, जनता खुश, वोट मिल जाते हैं। इस चक्कर में देश का विकास हारता है, नेता जीतते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। दूसरी समस्या है ट्रांसमिशन लॉस। बिजली बनाने से लेकर आपके घर भेजने तक रास्ते में ही बिजली गायब हो जाती है, जिसके पीछे का कारण है पुरानी वायरिंग, पुराने ट्रांसफार्मर, यानी कि खस्ता हाल ट्रांसमिशन सिस्टम। भाई साहब डेवलप्ड देशों में ये लॉसेस 2 से 5% के बीच में होते हैं, हमारे देश में 20% है। मतलब अगर 100 यूनिट बिजली बनी तो उसमें से 20 यूनिट हवा में ही खत्म हो जाएंगी। इसी कारण की वजह से हमारा देश बिजली सरप्लस में बनाता है, लेकिन फिर भी कमी पूरी नहीं कर पाता है। अब आता है सवाल कि भैया ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं किया? तो भैया जब आप फ्री में बिजली योजना चलाओगे, मुफ्त बिजली बांटोगे, तो पैसा कहां से आएगा? जब डिस्कॉम के पास पैसा नहीं जाएगा तो वो मेंटेनेंस कैसे करेगी? जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? और जब व्यवस्था नहीं बदलेगी तो बिजली के कट लगेंगे, और जब इससे भी काम नहीं चलेगा तो बिजली की दरें महंगी होंगी। अगर सरकार ने ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने पे ध्यान दिया होता तो तार बदलने पर उन्हें कोई वोट ना देता। तार बदलना किसी को ना दिखाई देता, लेकिन रिबन काटना सबको दिखता है। तो भैया पहली चीज, मुफ्त खोरी बंद करो, सब्सिडी का खेल बंद, डिस्कॉम को पूरा पैसा दो और समय पर दो। जब उन्हें पूरा पैसा मिलेगा तो वो पावर प्लांट को समय से पेमेंट करेंगी, तब पावर प्लांट प्रोडक्शन बढ़ाएगा और तब जाकर सबको बिजली मिल पाएगी। दूसरी चीज, ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करो। हाँ माना कि इसमें पैसा लगेगा, लेकिन अगर किसी तरीके से 20% लॉस को रोक लिया तो भाई साहब नया पावर प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बार का खर्चा होगा, लेकिन इसका दशकों तक फायदा मिलेगा। बिजली की समस्या अकेली नहीं है, यहाँ तो बिजनेस करना किसी परीक्षा से कम नहीं है। मतलब लाइसेंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया, हर जगह एक सिग्नेचर चाहिए और हर सिग्नेचर के पीछे एक कीमत लगी होती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से कोई बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता है। मतलब बिना साठ गांठ के बिजनेस यूं ही मर जाता है। भाई साहब हमें चाहिए सिंगल विंडो ऑनलाइन अप्रूवल, वो भी फिक्स टाइम लिमिट के अंदर, ताकि बिजनेस यानी कि नौकरी क्रिएट करने वाला अपनी फाइल को लेकर इधर उधर ना भागे। ये काम उसका नहीं है, ये सिस्टम को समझना चाहिए। और इसके बाद आता है भैया लोन का चक्कर। हमें चाहिए लो इंटरेस्ट इजी अप्रूवल और MSME सपोर्ट सिस्टम। मतलब एक ऐसे विभाग का गठन करो जो देश में बिजनेस करने के माहौल के लिए क्या जरूरी है, बस इसी काम पर लगा रहे, तब जाकर नए बिजनेस खड़े हो पाएंगे। अब इसके बाद अगली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, पोर्ट, वेयर हाउस, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह पर सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो भैया प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगा। इसलिए डेवलप्ड देश पहले सड़क बनाते हैं और फिर उस पर इकोनॉमी दौड़ती है। पर भैया हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनते। सरकारी ठेकों का मतलब भ्रष्टाचार के और नए मौके, सड़कें बनाकर खोद देते हैं, दोबारा बनाकर फिर से तोड़ देते हैं। अब कोई तो इन्हें परमिशन देता होगा, मतलब क्या इनमें पैसा बर्बाद नहीं होता? देखो सड़क निर्माण का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए। फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल, बिजली, सीवर, पानी, हर डिपार्टमेंट से NOC मिलने के बाद काम शुरू होना चाहिए। और अगर 10-15 दिन में NOC ना मिले तो सिस्टम NOC को ऑटो जनरेट कर देगा। पर मान लो कि लोन मिल गया, बिजली मिल गई, सड़कें मिल गई, लॉजिस्टिक मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपकी फैक्ट्री भी लग गई, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, तो भैया उसको बेचोगे कहाँ? भैया चाइना ने पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बनाया है, इसलिए जाकर वो अमीर हुआ है। अब हमें भी एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज चाहिए। आप वियतनाम को देखो, छोटा सा देश है, लेकिन नाइक हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, हर कोई वहाँ पर है, क्योंकि भैया वहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज है, लेबर सस्ती है, क्विक अप्रूवल मिलता है। अब अगर चाइना और वियतनाम के पास ये है तो हमारे पास क्या है? भाई साहब 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे यंग पॉपुलेशन है, ये काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप मौका तो दो। लेकिन मान लो कि मौका भी मिल गया, लेकिन क्या हम उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? भाई साहब भारत में डिग्री एक धोखा है। सोचो एक लड़का है, 12th के बाद 4 साल लगाकर उसने मेहनत करके इंजीनियरिंग करी, अब उसके हाथ में डिग्री है, लेकिन मार्केट में जाते ही उसे बस रिजेक्शन ही मिलता है। अब ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, बल्कि IITs, हाँ जी IITs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के 38% ग्रेजुएट सन 2024 में नौकरी हासिल नहीं कर पाए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। अब जरा ये सोचो कि जब IITs का ये हाल है तो भैया बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा? मतलब हमने पूरी एक जनरेशन को डिग्री तो दे दी, लेकिन काम करने का स्किल नहीं
दिया। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का फेलियर है। और अगर आपको ये लगता है कि भैया आपके पास नौकरी नहीं है और ये आपकी कमी है, तो भैया सुनो, आपसे कई गुना गए गुजरे लोग आपसे अच्छी जगह पर बैठे हैं। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। आप जरा ये सोचो कि एक स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे को क्या पता कि इंडस्ट्री में क्या होता है। मतलब उसे जो पढ़ा दोगे, उसे जो सिखा दोगे, वो तो सीख जाएगा। अब अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही से सिखाया नहीं, तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती? अब अगर इंडस्ट्री में उसके लिए नौकरी नहीं है, तो इसमें इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है। आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता क्या है? तो भैया हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि भैया रट्टा मारो, पास हो जाओ, डिग्री लो, मतलब कॉलेज में जाओ, अटेंडेंस दो, डिग्री मिल जाएगी। आप जर्मनी को ले लो, वहाँ पर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाई के साथ एक ट्रेड सीखना जरूरी होता है। नहीं जरूरी नहीं, कंपलसरी होता है। मतलब वेल्डिंग हो गई, कोडिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई, कारपेंटरी हो गई, कुछ भी काम हो, इसे डुअल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। मतलब आधा दिन स्कूल की पढ़ाई और आधा दिन काम। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? तो भैया जर्मनी के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो भैया पहली चीज तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दो। सिर्फ बुक्स नहीं, हमें लैब्स और वर्कशॉप्स चाहिए। दूसरी चीज, ITIs को अपग्रेड करो। IIT नहीं, ITIs की बात कर रहा हूँ। उन्हें फंडिंग दो, क्योंकि भाई साहब एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वेल्डर की देश को उतनी ही जरूरत है जितनी एक इंजीनियर की। और फिर इसके बाद हमारे देश की इंडस्ट्री को कॉलेज से जोड़ दो। मतलब जो कंपनी जॉब देती है वो कॉलेज का सिलेबस बनाने में मदद करेगी, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में काम का हो। भैया हम 140 करोड़ हैं। अगर सही एजुकेशन और सही स्किल मिल जाए तो कोई भी ताकत नहीं जो भारत को डेवलप होने से रोक पाए। लेकिन अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को हमने स्किल नहीं दिए, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार पॉपुलेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोक कौन रहा है? तो भैया वो है करप्शन। भाई साहब हर साल GDP का लगभग 5% करप्शन में खत्म हो जाता है। मतलब अगर भारत आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो लगभग $175 बिलियन हर साल करप्शन में खत्म हो जाते हैं। भाई साहब इस पैसे से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सड़कें, क्या कुछ नहीं बन सकता था? अगर ये पैसा सही जगह लगा होता तो एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत का ग्रोथ रेट आज 7% नहीं बल्कि 12% पर होता। मतलब ये जो हम 2047 तक डेवलप होने का सपना देख रहे हैं, ये भाई साहब 2030 तक ही पूरा हो जाता। इस करप्शन ने भारत को 30-35 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि मैंने जो आपको विकसित भारत के सपने दिखाए हैं, आखिर कोई इसे पूरा करेगा क्यों? तो महाराज कोई नहीं करेगा। हाँ, कोई नहीं करेगा, बल्कि हमें ये करवाना पड़ेगा। अब आप ये कैसे करवा सकते हो, ये सुनो। देखो सबसे पहली चीज, myneta.info पर जाओ। वहां पर अपने MP का नाम टाइप करो। जरा ये देखो कि उस MP ने पिछले 5 साल में कितने सवाल पूछे हैं। मतलब पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं और कितने बिल्स को सपोर्ट करा है, किस बिल को रिजेक्ट करा है, वो कितने दिन संसद में मौजूद रहा है। भाई साहब ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है। आपको उस नेता की पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी, उसकी संपत्ति, उस पर चलने वाले क्रिमिनल केसेस, सब कुछ वहां पर लिखे हुए हैं। मतलब किसी नेता की जाति, धर्म या उसकी बातों पर मत जाओ, उसने क्या काम किया उस पर जाओ। सबको एक नजर से देखो। आप लोकल स्तर पर मोहल्ले की, फिर कॉलोनीज की, गांव की, शहर की मीटिंग्स कर सकते हो। मतलब अपने यहाँ पर सड़क, पानी, सुरक्षा या किसी भी बुनियादी जरूरत की एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। अब जब भी कोई नेता वोट मांगने आए तो ये लिस्ट उसे थमा देना। अब जब हर जगह से ऐसी लिस्ट उन नेताओं के पास जाएगी तो ये लिस्ट ऊपर तक जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आने लगेगा कि भैया जनता अब जाग चुकी है। और तब जाकर आपको इनके भाषणों में जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद नहीं बल्कि विकास मिलेगा। और हमें यही तो चाहिए था। ये विकास करेंगे तो सत्ता में बने रहेंगे, नहीं करेंगे तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव तो फिर से 5 साल में आएगा। देखो हम अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन सही सवाल तो पूछ सकते हैं। और जब 140 करोड़ एक साथ मिलकर सही सवाल पूछेंगे तो भैया कोई भी सिस्टम इतना ताकतवर नहीं जो इस बदलाव को रोक पाए। देखो भारत डेवलप होगा, जरूर होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी देश गरीब रहकर डेवलप नहीं हुआ है। और यहीं से तो हमने अपने वीडियो की शुरुआत करी थी। हमने ये समझा कि असली पैसा कैसे बनता है। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही असली दौलत है। हमने ये भी देखा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या फर्क है, उनका देश की तरक्की में इतना योगदान है। हमने तो ये भी देख लिया कि भैया विपक्ष और सत्ता दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि भैया मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो भैया ये सुनो। भाई साहब जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब भी यही कहा गया था कि ये देश नहीं चल सकता, इसकी गरीब जनसंख्या है, इसमें इतनी जातियां हैं, इतनी बोलियां हैं, ये मिलकर एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन आज हम 140 करोड़ हैं और सब के सब एक साथ खड़े हैं। मतलब जिन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका, क्या वो करप्शन को उखाड़ के नहीं फेंक सकते? भाई साहब बिल्कुल उखाड़ कर फेंक सकते हैं, बस सही सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए। और जिस दिन आप जवाब मांगना शुरू करोगे उसी दिन से देश का विकास शुरू हो जाएगा। देखो आमतौर पर मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज जो मैंने बोला है ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दशकों का वो फ्रस्ट्रेशन है जो देश की स्थिति को देखकर बाहर निकल रहा है। पर भैया मैंने तो ठान लिया है, मैं तो लड़ूंगा। अब जो मुझसे हो सकेगा वो तो मैं करूंगा, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।